Hello friends, we are starting a new chapter Digital Finance for CMA Final Students Syllabus 2022. So what is a digital finance is this chapter may come from institute material but for 7 marks तो वो 7 marks के लिए आ सकता है 4 marks के लिए भी आ सकता है और मे बी 7 marks में 2 क्वेश्चन हो जिसमें आपका 4 marks का कुछ लिखना हो 3 marks का कुछ और टॉपिक हो बट जो 7 marks का जो पूरा चैप्टर है वो डिजिटल फाइनेंस है। तो डिजिटल फाइनेंस क्या है? तो द मीनिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मीनिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंस। तो आई हैव मार्क्ड इट, आई हैव मार्क्ड सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स जो आपको बेसिकली याद रखने हैं जिससे आपका पूरा 6 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इज डिजिटल फाइनेंस क्या है? डिजिटल फाइनेंस इज द डिलीवरी ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटली। जो आपकी पुरानी सर्विसेज थी, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक की सर्विसेज होती थी या आप कहीं और अपनी सर्विसेज लेने चाहते थे तो वो ट्रेडिशनली होती थी, आपको पर्टिकुलरली उस ब्रांच में जाना पड़ता था, उस ऑफिस में जाना पड़ता था। बट नाउ दीज फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल, तो सब चीज़ डिजिटली हो गई है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, सो दिस इज द डिजिटल फाइनेंस थ्रू डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। Next is it has led to the advent of new breed of assets called digital assets such as cryptocurrencies and non-fungible tokens। तो इस नाम से आप सभी फैमिलियर हो, cryptocurrencies and non-fungible tokens, आगे इसके बारे में आएगा। Next is digital finance encompasses technology and infrastructure। तो what does mean by that it encompasses technology and infrastructure? It means to मेक द डिजिटल फाइनेंस सक्सेसफुल। उसको एक सक्सेस बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। दैट एनेबल इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू हैव पेमेंट सेविंग्स वाई इंटरनेट विदाउट अ नीड टू विजिट अ बैंक। नाउ नेक्स्ट इट्स इट रिजल्ट्स इनटू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। जब डिजिटल हर चीज़ डिजिटली होगी, हर चीज़ ऑनलाइन होगी तो हमको एक नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, साथ में हमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लोगों को मिलेगा। सो द थिंग इज़ कि ये डिजिटल फाइनेंस की ये जो डेफिनेशन है, अगर आपका कहीं भी एग्ज़ाम्स में डिजिटल फाइनेंस के बारे में आ जाता है कि अभी देखो आगे आएगा वो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिजिटल फाइनेंस, तो आपको अगर वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको जहाँ डिफ्रेंशिएट में आपको अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं जिसके वो 5 मार्क्स होंगे, प्लस आप 2 मार्क्स में डिजिटल फाइनेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं, उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं वो ये है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पुरानी सर्विसेज जैसे चलती थी, तो दिस इज द कीवर्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। देन नेक्स्ट कीवर्ड इज डिवाइसेज दैट आई हैव मार्क्ड। तो फर्स्ट कीवर्ड इज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकेंड कीवर्ड इज डिवाइसेज, ओके। Next, third keyword is digital assets like cryptocurrencies and non-fungible tokens. Fourth आपका जो keywords है that is technology and infrastructure, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 keywords बताए हैं जो डिजिटल फाइनेंस की डेफिनेशन में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज आपका ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिजिटल फाइनेंस। तो इन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिजिटल फाइनेंस का जो डिफ्रेंसिएशन है इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप 5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, बट हो सकता है कि 7 मार्क्स में सिर्फ डिफ्रेंसिएशन ही पूछे तो उसमें 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। सो आई हैव राइट इन माई नोट्स ऑल 7 पॉइंट्स। तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 7 पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो द डिफ्रेंसिएशन जो है ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल फाइनेंस के बीच में, द फर्स्ट इज बैंकिंग एट ब्रांचेस। आपको फिजिकली जाना पड़ेगा ब्रांचेस में, ऑफिस में, कंपनीज में। बट डिजिटल फाइनेंस में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली आपका ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग जो है ये, सो इट इज द फर्स्ट सिंपल डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट इज पेमेंट इन फिजिकल मोड्स। वी ऑल मेक पेमेंट्स, वी ऑल रिसीव कैश वगैरह सब फिजिकल मोड में हो रहा है, बट अभी ऑनलाइन जैसे आपका गूगल पे या फ़ोन पे तो सब चीज़ डिजिटली हो रही है। तो उसमें पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड डेबिट कार्ड। थर्ड पॉइंट इज अवेलिंग इंश्योरेंस थ्रू एजेंट्स। यहाँ पे एक इंश्योरेंस वाला पॉइंट डाला है, जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट ये डाला है वो ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज
अपनी सर्विसेज देती थी वो थ्रू एजेंट्स के थ्रू देती थी, इसमें कमीशन पे करती थी। टू अवॉइड दोज कॉस्ट इट हेल्प्स द इंश्योरेंस कंपनी डिजिटली कि वो लाइक policybazaar.com, तो इन सबसे क्या है कस्टमर्स भी इवन इंश्योरेंस कंपनीज भी कैन इजली डन देयर बिजनेसेस। नेक्स्ट इज अवेलिंग इंश्योरेंस, ओके, अवेलिंग इंश्योरेंस थ्रू ऐप जैसे कि policybazaar.com। नेक्स्ट इज नो सच इशू है। व्हाट इज नो सच इशू हेयर इज लाइक जब आप फिजिकली बैंक में जाते हो, जब आप ट्रेडिशनली या फिजिकली बैंक में जाते हो तो यू हैंडल द कंपनीज ऑफिसर्स, यू हैंडल द बैंक ऑफिसर्स, जो आपके बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, आप फिजिकली उनको हैंडल करते हो, आप उनको ईजिली कुछ उनसे पूछ सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है कि जब अगर आप कुछ वेबसाइट के थ्रू उनसे कुछ पूछते हो या कुछ ऑनलाइन पूछते हो तो मे बी अ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। Next is chances of robbery and theft of cash, as we all know. Next here is high privacy. Next is can easily understandable and the उसका जो opposite point है वो है difficult to operate for beginners, जो अभी भी कुछ online transactions के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो उनके लिए चीज़ difficult हो जाती है। Next is investment in real assets. Yes, invest in real assets. Here investment in cryptocurrency. Next topic here is benefits of digital finance. ओके, डिजिटल फाइनेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, डिजिटल फाइनेंस का हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा। नाउ बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आपके पास डिजिटल फाइनेंस का टॉपिक आ सकता है सो आपको याद रखना है डिजिटल फाइनेंस में 3 चीज़ें, उसके डेफिनेशन, उसका डिफ्रेंशिएशन एंड उसके बेनिफिट्स। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा है। अगर सिर्फ डिजिटल फाइनेंस पूछा है तो आप थोड़े थोड़े तीनों पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, और आएगा 7 मार्क्स के तो आप तीनों लिख के आ सकते हो। फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस। यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू माई, कि वो इजीली लर्न हो जाए, कि मतलब अगर ये कीवर्ड आपको याद रहेगा तो आप पूरा सेंटेंस उसमें लिख सकते हो। फर्स्ट इज ओके, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल फाइनेंस। फर्स्ट इज रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। यस, क्योंकि फिजिकल कैश कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सब ऑनलाइन होगा तो सर्कुलेशन उसका कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज क्विक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी टू रिसीव पेमेंट्स विद इन सेकेंड्स। यस, जब भी आप गूगल पे, यूपीआई सब आपका यूज़ करो तो विद इन सेकेंड्स आपके पेमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, रेदर दैन के जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं। थर्ड इज बूस्ट द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम बिजनेसेस। यस, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। फोर्थ पॉइंट इज हैज़ अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड अफोर्डेबल कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विसेज टू पुअर इंडिविजुअल्स। यस, जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं या जो ज़्यादा बैंक में विजिट नहीं कर सकते, अगर उनके लिए कुछ ऑनलाइन हो जाए तो घर बैठे उनको ये सर्विसेज मिल सकती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट एंड मेंटेन बैंक अकाउंट्स, मेक ट्रांजेक्शन्स एंड एक्सेस लोन विद ईज रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। सो यस, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, कि लोकेशन कोई भी हो वहाँ वो कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉमिसेस टू हेल्प बैंक्स लोअर कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग क्यूइंग लाइन्स इन बैंकिंग हॉल्स एंड रिड्यूस मैनुअल पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो यस, तो इसके जो ये आप इजीली लर्न भी कर पा रहे होंगे। यहाँ मैंने कीवर्ड्स ही मार्क करें, मतलब जो आपका डिजिटल फाइनेंस, इट हेल्प्स द इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, इट हेल्प द कस्टमर्स ऑल्सो, इट हेल्प्स द बैंकिंग कंपनीज ऑल्सो। नेक्स्ट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 चीज़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो हेयर इट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इट रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी की डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसमें आपको याद रखना चाहिए इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ एन एसेट। अभी आगे आएगा जो मैंने मार्क रखा, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ एसेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वर्ड ध्यान रखना है कि आपको जो फर्स्ट मेन वर्ड है, जो फर्स्ट कीवर्ड है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इट शुड बी करेक्ट। नाउ डिजिटल, ये आप ये देख सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इट रेफर्स टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक अगर हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सही से हमें डेफिनेशन याद नहीं है तो हम क्या देखते हैं, इट रेफर्स टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर। नो, इट रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी। द करेक्ट वर्ड इज इट रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी। सो हियर वी स्टार्ट अबाउट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यह है कि इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग टुगेदर एंड कनेक्ट फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजीज। ये 2 टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट करता है। फर्स्ट इज फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर एप्लीकेशंस अ सेक्टर टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइज डिजिटल ऑपरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, कोई चीज़ डिजिटली होनी, कोई चीज़ ऑनलाइन होगी, उसको 2 चीज़ चाहिए भाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, उसमें एप्लीकेशन चाहिए, उसका नेटवर्क चाहिए, तो ये सब चीज़ें चाहिए तभी वो डिजिटली हर एक चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो इट वॉन्ट्स
फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी, फिजिकल कंप्यूटर चाहिए आपको एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी आपको नेटवर्क चाहिए, वैन लैन ये सब जो आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है, टू मेक डिजिटल सर्विसेज पॉसिबल। यस, नेक्स्ट इज आपका है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या प्लस उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स ये मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको इस तरह से समझो कि एक बेस चाहिए डिजिटल सर्विसेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो बेस दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक बेस चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि जिससे वो पॉसिबल हो पाए एंड इट वांट्स क्या चाहिए उसे एक फिजिकल चाहिए और एक उसे वर्चुअल चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं कंपोनेंट्स। आपको कंपोनेंट्स क्या क्या, फर्स्ट इज आपको इंटरनेट चाहिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक थिंग क्या चाहिए आपको, इंटरनेट चाहिए। सेकेंड इज आपका मोबाइल चाहिए, ठीक है। थर्ड इज आपका ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड यूजर आइडेंटिटी एंड डेटा एनक्रिप्शन चाहिए। मतलब फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका डेटा एनक्रिप्टेड भी तो होना चाहिए। अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो, आप किसी को मैसेजेस कर रहे हो, कुछ है तो आप कहीं से सर्विसेज अवेल कर रहे हो, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, तो आपका डेटा मस्ट बी एनक्रिप्टेड। फोर्थ इज क्लाउड सर्विसेज। वी ऑल नो, हम सबने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज डेटा सेंटर, प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम, सर्वर्स वगैरह होने चाहिए। आपका सिक्योरिटी सिस्टम भी होना चाहिए वहाँ पे, फायरवॉल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट एफ पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इज एंटरप्राइज का पोर्टल, ये भी जिसके थ्रू आप काम करोगे। आप काम करोगे किस पे, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, आई थिंक इट कैन बी इजिली लर्नेबल, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल, देखो अगर आप इसके जो की पॉइंट्स है, जैसे आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैंने की पॉइंट बताया था वो ये था, इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी, कनेक्ट फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कनेक्ट फिजिकल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये इसमें कीवर्ड्स है, प्लस जो इसके कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की अगर आप हेडिंग भी याद कर लोगे, उसका अंदर का जो पार्ट है वो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। बट उसकी जो मेन हेडिंग है ना कि इंटरनेट, मोबाइल, टेलीकॉम, डेटा एनक्रिप्शन, क्लाउड सर्विसेज, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज पोर्टल, बट ये एग्जैक्टली लिखना उसके अंदर का आप लिख सकते हो एंड यू कैन इजली रीड आउट ऑल्सो। नेक्स्ट इज आपका डिजिटल मनी। डिजिटल मनी क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं, हाई सिक्योरिटी होती है, और इसमें आपके पास डिजिटल मनी में इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपका है कार्ड्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आपका सिर्फ ये नेम याद कर लेना है, लाइक कार्ड्स एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब होते हैं, टोकन्स होते हैं, ठीक है, विच हैव हाई सिक्योरिटी। इसके एडवांटेजेस आपका कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन, लोकेशन ऑफ मनी। सेकेंड इज डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। थर्ड इज प्रिवेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड फोर्थ इज सिक्योर पेमेंट सिस्टम। मतलब अगर डिजिटल है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो कम होना ही होना है, ठीक है। तो इट सिक्योर्स पेमेंट सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट आपको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट इज डिजिटल एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास आता है नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन्स इज, ठीक है। ये 7 मार्क्स का आता है। अगर इसमें आपको डेफिनेशंस भी लिखना, उनके पॉइंट्स भी लिखना, अगर पर्टिकुलर आपको किसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप सिर्फ आप वही लिख सकते हैं। बट किसी अगर टॉपिक पे आपको 7 मार्क्स का लिखना है एंड यू हैव नॉट सो मच कंटेंट, तो आप उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन भी लिख दो तो मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि आपको याद रखना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं लिखना, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे नॉन फंजिबल टोकन में इट इज़ अ टोकन ये नहीं लिखना, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, ठीक है। होप आप ध्यान से सुन रहे होगे जो मैं बता रही हूँ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैंने बताया था कि ये मत लिखना इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। बट इट नॉन फंजिबल टोकन्स जो है आप ये मतलब इट इज़ अ टोकन, फिर आप अपनी आगे की डेफिनेशन वो करो, वो नहीं करना आपको। दे आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स, समझ में आ गया। तो ये क्या आती है क्रिप्टोग्राफिक, ये भी एक तरीके की क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स होती है, ठीक है। इनमें एक क्या होता है, इनमें एक अपने एक यूनिक कोड कोड होता है, जो हमारे पास यूनिक कोड होता है उसी से, उस कोड से ही वो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। दे आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स। सेकंड पॉइंट इज दे आर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एसेट टोकनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस से वो क्रिएट, इस प्रोसेस से वो बनाया जाता है ताकि उनके अलग अलग आइडेंटिटी होती है, भाई ये वाला टोकन, ये वाला टोकन, तो उनका जो प्रोसेस होता होगा, तो बेसिकली उस प्रोसेस का नाम दे रखा है एसेट टोकनाइजेशन। नाउ इस एसेट टोकनाइजेशन के प्रोसेस से
क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? फर्स्ट इज इंक्रीज लिक्विडिटी, पैसा ईजिली चला जाएगा हाथों में। सेकंड इज फेयर प्राइसेस होंगे, प्राइसेस अच्छे होंगे उन कॉइन्स के, उन टोकन्स के। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड मैनेजमेंट कॉस्ट, कॉस्ट भी बचेगी। तो आपको बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स में आप उसको वही है ना, अच्छे से अच्छा बना दो। क्या? इंक्रीज लिक्विडिटी, फेयर प्राइसेस हैं एंड रिड्यूस्ड मैनेजमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई ये नहीं कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड जिस इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नो, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट मच पेपर वर्क, शॉर्टर लॉकअप पीरियड एंड सिक्योर आइडेंटिटी। ठीक है, सिक्योरिटी इसमें भी है। नेक्स्ट इज नॉन फंजिबल टोकन्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन NFT मार्केट प्लेस सच एज OpenSea, यहाँ पे बिक सकते हैं। नेक्स्ट इज NFT अलाउ देयर क्रिएटर्स टू टोकनाइज थिंग्स लाइक आर्ट, कलेक्टिबल्स एंड रियल एस्टेट। ठीक है, ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। इसमें आपको कीवर्ड्स जो याद रखने हैं, फर्स्ट इज दे आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, सेकेंड पॉइंट इज असेट टोकनाइजेशन। अगर आपको वर्ड याद रहा असेट टोकनाइजेशन, दैन यू कैन इजिली राइट कि दे कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड असेट टोकनाइजेशन। वही कीवर्ड आपको वहाँ अंडरलाइन करके आना है और वहीं पे मार्क्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट इज असेट टोकनाइजेशन ऑफर्स बेनिफिट्स सच एज इंक्रीज लिक्विडिटी, फेयर प्राइसेस, रिड्यूस्ड मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट किसमें? स्मॉल पोर्शन में आप कर सकते हो विदाउट मच पेपर वर्क, शॉर्टर लॉकअप पीरियड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है NFT मार्केट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है NFT मार्केट प्लेस। नाउ लास्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज दे कैन टोकनाइज थिंग्स लाइक आर्ट एंड रियल एस्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज, एज वी ऑल नो, क्रिप्टो करेंसी इज एन important topic. तो here we have definition also, examples also, advantages, disadvantages also. So क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमको सब कुछ ही पढ़ने नहीं, सिर्फ आप इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज पढ़ कर, उसमें कुछ भी आ सकता है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ क्रिप्टो करेंसीज में क्या, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी। Now you can write is a type of a currency. Yes, here you can write it is a type of the currency. So form of currency that exist digitally, yes, that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions. वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्रिप्टोग्राफी। वर्ड याद रखने, एक तो एग्जिस्ट डिजिटली, नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजेक्शन्स, पीयर टू पीयर सिस्टम दैट कैन enable anyone to send and receive payments. When you transfer cryptographic fund, the transactions are recorded in a public ledger. कि कितने क्रिप्टो, ये कितनी करेंसी आपके पास ट्रांसफ़र हुई है, कितनी रिसीव हुई है, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड उसका होता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक लेजर। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में आपको जो कीवर्ड्स याद रखना है, दैट इज़ एग्जिस्ट डिजिटली, सेकंड इज क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है इसमें, थर्ड इज पब्लिक लेजर। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे वो फैमिली लिए हैं, लाइक फर्स्ट इज बिटकॉइन, यू ऑल नो। तो अगर आपका एग्जांपल्स आ जाता है तो आप इसमें नेम तो एग्जैक्टली आपको वही याद रखने हैं, बट यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स पे कुछ मार्क रहे। बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, चाहे आपको ये भी याद नहीं, इट इज़ डेवलप्ड बाय सतोशी नाकामोटो, वो चीज़ अगर नेम नहीं याद होता है, बट ये आपको याद रखना, इट इज़ अ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट इज लाइटकॉइन, लाइटकॉइन इज इट इन्वॉल्व्स फास्टर पेमेंट टू अलाउ मोर ट्रांजेक्शन। थर्ड इज डॉजीकॉइन, डॉजीकॉइन में इट हैज़ अनलिमिटेड इशुएंस, कैन बी यूज फॉर पेमेंट इन सेंडिंग मनी। लास्ट इज इथीरियम, इथीरियम है मोस्ट पॉपुलर करेंसी। तो आपको चीज़ याद होगी कि फर्स्ट करेंसी, पॉपुलर करेंसी, फास्टर करेंसी, अनलिमिटेड इशुएंस जिसकी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये नेम याद कर सकते हो, नेम बहुत फैमिलियर है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज बैंक्स एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी टू एनफोर्स ट्रांजेक्शंस। सेकेंड इज ईजी एंड फास्टर ट्रांसफर ऑफ फंड्स। थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी द ट्रांजेक्शन फीस पेड बाय यूजर आर रिड्यूस टू अ नेग्लिजिबल जीरो, मतलब जीरो ट्रांजेक्शन फीस है। इट डज सो बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर थर्ड पार्टीज लाइक वीज़ा और पेपल, लाइक जो थर्ड पार्टीज थी इनको अगर हटा दिया जाता है, जो ट्रांजेक्शन फीस है वो उसमें होती नहीं है। ठीक है, ट्रांजेक्शन फीस नहीं होगी तो आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट इज दैट रिमूव्स द रिक्वायरमेंट टू पे एन एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फीस, तो ट्रांजेक्शन फीस नहीं है यहाँ पे।
लास्ट पॉइंट इज क्रिप्टो करेंसी सेफर देन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसीज ऑफर बेटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखो अगर आप इस चीज़ को समझोगे, क्रोनोलॉजी समझोगे, हाई सिक्योरिटी बेटर सिक्योरिटी हर एक चीज़ में पॉइंट है, तो हर एक बेनिफिट में ये तो पॉइंट है कि आप बेटर सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ट्रांजेक्शन फीस एलिमिनेट हो रही है। जो अगर ट्रांजेक्शन फीस है कीवर्ड एयर, तो ट्रांजेक्शन फीस एलिमिनेट हो रही है। एलिमिनेट क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टीज का एलिमिनेशन है, नहीं है यहाँ पे पेपाल या वीज़ा, ये थर्ड पार्टीज नहीं है, जीरो ट्रांजेक्शन फीस है। नेक्स्ट इजी एंड ट्रांसफर, इजी एंड फास्टर ट्रांसफर फंड, ये पॉइंट ऊपर भी था। नेक्स्ट इज आपका है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज के डिसएडवांटेजेस है, फर्स्ट इज दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट इज फैसिलिटेड मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ऊपर हम पढ़ते आए हैं इतने पॉइंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है डिजिटल फाइनेंस, बट यहाँ इन्होंने बोला कि फैसिलिटेड मनी लॉन्ड्रिंग। Now third is if someone mistakenly sent funds to a wrong wallet address, the coin cannot be retrieved by the sender, वापस नहीं आ सकता है। फोर्थ पॉइंट इज cryptocurrency ownership is highly concentrated। फिफ्थ इज highly concentrated मतलब आपकी ओनरशिप नहीं पहचान पाओगे कि वो है किसका, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ cryptocurrency ट्रांजेक्शन आर हाई। सिक्योरिटी ज़्यादा, इट्स हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रेस डाउन एनी यूजर बाय देयर वॉलेट एड्रेस। तो सिक्योरिटी इतनी हाई है कि डेट वी कैन नॉट ट्रेस डाउन दैट पर्सन, ठीक है। आई थिंक ये एक डिसएडवांटेजेस ईजी है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। बाकी मैंने कीवर्ड जैसे मार्क कर रखे हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन्स में क्या है? इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। तो अब याद रखना कि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी एंड इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। तो मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को याद रखें कि आपको फर्स्ट वर्ड है वो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स में आपको क्या याद रखना है? इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी विच इज़ पैक्ड to any reserve asset like a fiat currency commodity. It is a tokenized version of asset, can be used in centralized exchanges and reduce the processing time. Stable coins कहाँ यूज़ होते हैं? एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में ये यूज़ होते हैं, एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन्स का क्या यूज़ है? स्टेबल कॉइन्स डू नॉट फ्लक्चुएट रैपिडली, फ्लक्चुएशन कम है। They can be used to pay for groceries, electricity bills. Use of stablecoins can provide contract stability to both the parties by reducing market volatility and ensuring more secure contract. तो हाई सिक्योरिटी हेयर भी है, फ्लक्चुएट ईजिली नहीं करता है। नॉन एंड ग्रोसरीज और इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके यहाँ पे काम आ सकता है स्टेबल कॉइन। याद रखना इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, जो ऊपर मैंने मार्क कर रखा है, इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट इज वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन। यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन। फर्स्ट इज फिएट कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। फिएट कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स क्या है? फिएट कोलेटरल स्टेबल कॉइन्स आर नॉट क्रिएटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट नहीं करता है। स्टेबल कॉइन वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रीमाइज दैट द इश्यूअर बिहाइंड इट हैज़ द इक्विवेलेंट अमाउंट इन हैंड। तो इस तरह से इसकी एक वैल्यू नहीं निकाली जाती है। नेक्स्ट इज कमोडिटी बैक स्टेबल कॉइन्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? कमोडिटीज़ हैं। तो कमोडिटी मतलब वो स्टेबल कॉइन जिस कमोडिटी के लिए यूज़ होता है, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए यूज़ है। रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, सब कमोडिटीज़ है, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। थर्ड इज क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स में क्या होता है कि दैट स्टेबल कॉइन्स इज ओवर कंपनसेटेड ऑर्डर टू बी कोलेटरलाइज्ड। तो उसके अपने एक सपोर्ट, उसका अपने कि वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका एक अपने एक सपोर्ट है, तो इट इज़ ओवर कंपनसेटेड इन ऑर्डर टू बी कोलेटरलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट इज एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स। व्हाट वुड एल्गोरिथम सब क्या समझते हो? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो ये सब जो प्राइस, टोकन नंबर्स आर मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेशन यहाँ पे है इसका, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर एंड कोड टू मैनेज सप्लाई एंड डिमांड। तो इसमें आप जो आपको ये मैंने कीवर्ड्स जिसमें मार्क कर रखे हैं, तो आपको इजीली याद हो। मैंने हर एक चीज़ में कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे कि आप थोड़ा एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा जो है, ठीक है, एग्जैक्टली वही नेम्स, वही हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी जो है, एंड आप अंदर का खुद लिख सकते हो, बट अंदर में मैंने कीवर्ड्स कुछ लिख दिए कि यू कैन एग्जैक्टली राइट, या अब एग्जैक्टली उस सेंटेंस का मीनिंग आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टेबल कॉइन्स। First is value of stable coin is based on people trust in the company. Lose value if people go bankrupt. Not meant for trading gains and lack of transparency. So ये सब इसमें लिमिटेशन बता रखे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
ठीक है, ये नहीं कि आप उसको खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप उसे गेन्स एंड लॉस ये सब कर रहे हो, वैसा नहीं है। उसके लिए अगर वो कमोडिटी के लिए बनाया तो उसे आप प्रॉपर कमोडिटी खरीदो। नेक्स्ट इज लूज वैल्यू, पीपल गो बैंकरप्ट एंड वैल्यू स्टेज बेस्ड ऑन पीपल ट्रस्ट इन द कंपनी, जो उसकी जो वैल्यू वैसे वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। नेक्स्ट इज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है नेक्स्ट इज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हमारे पास हैं वो है एडवांटेजेस, इसमें सिर्फ एडवांटेजेस हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, इस डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है यूपीआई इसमें इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है। ओके, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में फर्स्ट इज एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस हैं इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है कि जब आप फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो आप ऑनलाइन अवेल करते हो, तो इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर प्लेसिंग, enjoying the information before the services can be availed। ठीक है, तो आपको कोई ऑनलाइन सर्विसेज अवेल्ड हो, ठीक है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज अवेल्ड होती है तो उससे पहले आप इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना बेटर डिसीजन दे सकते हो। नेक्स्ट इज ईज ऑफ एक्सेस। मतलब कस्टमर्स नीड नॉट टू विजिट द ब्रांचेज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये वहीं पे जैसे ट्रेडिशनल जो आपका डिफ्रेंशिएशन था ट्रेडिशनल, उसका ये पॉइंट्स रिलेट करते हैं उसी से। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस में एवरीथिंग इज ऑनलाइन विद मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि यस, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस। इसमें क्या एवरीथिंग इज ऑनलाइन विद मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये एक जनरल यहाँ पे जनरल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो आप इसे ट्रेडिशनल फाइनेंस और ऊपर डिजिटल फाइनेंस का जो डिफ्रेंसिएशन था, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस में से कुछ पॉइंट्स रिलेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ अलग नहीं है, जनरल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ड्यू टू एनहेंस्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंपनीज आर ऑपरेटिंग विद लेस फिजिकल फैसिलिटीज एंड मैन पावर, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यस, कॉस्ट तो कम हो रही है, कहीं मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो रही है, कहीं आपके बैंकिंग की लाइंस क्विंग लाइंस कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, तो इससे आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्वेश्चन अगर डेवलपमेंट का आता है तो उसमें आपको डिजिटल वॉलेट भी लिखना है, यूपीआई भी लिखना है, न्यू बैंक्स फिनटेक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर पर्टिकुलरली यूपीआई आएगा, वैसे यूपीआई में कंटेंट ज़्यादा है तो ये आ सकता है, बट अगर आपका यूपीआई है तो फिर आप उसमें यूपीआई लिखोगे। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें फर्स्ट है आपका डिजिटल वॉलेट्स। ठीक है, डिजिटल वॉलेट्स में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप प्लेसेस में पे करके तो जो मनी होता है आपके वॉलेट में होता है। इट रेफर्स टू इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन दैम। यह डिजिटल वॉलेट सबको पता है। नेक्स्ट, द वॉलेट कैन बी लोडेड। ओके, the wallet can be loaded by transferring money from bank account directly, example Amazon Pay, पेटीएम। तो ये सब ये आपको पता है कि अमेजोन पे, पेटीएम में वॉलेट होता है, आप इसमें मनी स्टोर करते हो। नेक्स्ट इज आपका कस्टमर में ओपन अ डिजिटल वॉलेट विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको पता ही है डिजिटल वॉलेट के बारे में। नेक्स्ट इज आपका है यूपीआई। वी ऑल फैमिलियर विद द वर्ड यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई में क्या है? सो इन दिस यूपीआई it is a system that powers multiple bank accounts in a single mobile applications। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है, फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम, तो इनमें तो ये जब जो आपकी एप्लीकेशंस हैं तो एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स चल सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे इसके फीचर्स में इसके इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, कोई लोकेशन का कुछ नहीं है, आपका कहीं फिजिकल एक्सेस का कुछ नहीं है, इमीडिएट पेमेंट है, मर्चेंट के लिए भी ईजिली यूजेबल है। ठीक है, फटाफट पेमेंट्स मिल जाएंगे उनके डेटर से। ठीक है, तो ये सब फीचर्स जो हैं यूपीआई के, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। फर्स्ट इज इमीडिएट मनी ट्रांसफर, नेक्स्ट इज सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन जो कि सेम एज डेफिनेशन में है, क्यूआर एनेबल्ड, क्यूआर कोड होते हैं। नेक्स्ट इज बिल पेमेंट्स,
QR कोड, स्कैन एंड पे पेमेंट्स, बेस्ट सॉल्यूशन टू कैश ऑन डिलीवरी हैसल, ठीक है, जो मर्चेंट फेस करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, तो उन सबसे बच सकते हैं। नेक्स्ट, रनिंग टू एन ATM और रेंटिंग एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है, क्योंकि रेंट एग्जैक्ट अमाउंट में क्या हो सकता है कि भाई आपके पास चेंज नहीं है क्या है, या कोई जो अमाउंट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो प्रॉपरली एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं है, जैसे 2648 इस तरह से अमाउंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, UPI के थ्रू वही एग्जैक्ट अमाउंट भेज सकते हो, रेदर देन कुछ चेंजेस अवेलेबल है नहीं, तो उन सब चीज़ें से बचने के लिए UPI इज़ अ गुड वे। नो, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ UPI। फर्स्ट इज बैंक्स को क्या बेनिफिट्स हैं, वही क्यूइंग लाइंस कम है, कॉस्ट कम हो जाएगा, सिक्योर्ड पेमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है मर्चेंट्स को तो बहुत ज़्यादा वो है, मर्चेंट्स को तो उनके लिए तो काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है, उनको ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होती किसी से कैश वगैरह लेने में, ठीक है, या कोई पेमेंट नहीं करा तो अगर UPI से इजली ट्रांसफरेबल, सबके पास मोबाइल है नहीं, उसके लिए इजली ट्रांसफरेबल हो जाता है, तो उनको अपनी पेमेंट्स टाइमली मिल जाती है। नेक्स्ट इज कस्टमर्स हैं, कस्टमर में क्या, सिंगल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, यूज ऑफ वर्चुअल ID इज मोर सिक्योर, रेज कंप्लेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप डायरेक्टली एंड सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन 24/7 अवेलेबिलिटी। तो ये सब आपका कस्टमर्स के लिए भी यूजर एंड आई थिंक ये सब आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि वी आर ऑल फैमिलियर विद द UPI, क्रिप्टो करेंसीज, इन डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, ये सब हमारे इसमें हो रहा है। बट द थिंग इज कि आपको करेक्ट थोड़ा कीवर्ड जो है वो वहाँ एग्जैक्ट लिखने पड़ेंगे, बाकी आप खुद लिख सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है भीम UPI, एक्सिस बैंक UPI। नेक्स्ट इज आपका न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स में क्या आता है, ऑनलाइन बैंक या डिजिटल बैंक दैट ऑपरेट्स ऑनलाइन विद फिजिकल ब्रांच नेटवर्क्स, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसमें कीवर्ड्स वही है, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो इसके थ्रू ये चल रहे हैं न्यू बैंक्स, ठीक है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव बिल्ड फॉर अ नीश ऑडियंस। नीश ऑडियंस में पर्टिकुलर स्पेशल ऑडियंस, मूल महिला मनी इंस्टेंट पे, इन सबके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो न्यू बैंक से मैंने आपको याद रखना है कि इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल ब्रांच, इट मेक्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसके थ्रू ही क्या होता है, इसके थ्रू ही आपका न्यू बैंक्स जो हैं वो चल रहे हैं। नेक्स्ट इज फिनटेक में क्या है, इट रेफर्स टू इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज दैट कुड रिजल्ट इन न्यू बिजनेस मॉडल्स, एप्लीकेशंस या प्रोडक्ट हैविंग इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इसमें फिनटेक में क्या है, ऐसे एक इनोवेशन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे नए बिजनेस मॉडल्स तैयार हो सकते हैं, एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब फिनटेक के थ्रू हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिनटेक सर्विसेज, रेगटेक, वेल्थटेक, इंश्योरटेक, ठीक है। फिनटेक फार्मा इन इंडिया, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, फ़ोनपे एंड भारत पे, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका है डिजिटल फाइनेंस क्यूब, जैसे आपने जो मैंने आपको डेवलपमेंट्स बताया उसमें आपको एक आपने पढ़ा वॉलेट वाला, फिर आपने पढ़ा एक UPI वाला, तीसरा इसमें आपका नियो वाला, फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा फिनटेक वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिजिटल फाइनेंस क्यूब जिसमें आपके 3 डायमेंशनल था, और ये MCQ में भी है, ठीक है। डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शन, डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजी में इन सब में जो इंपॉर्टेंट था वो एक मेन UPI है। न्यू बैंक थोड़ा पढ़ सकते हो सकता है MCQ में आ सकता है, ठीक है। विदाउट फिजिकल ब्रांच तो न्यू है, ठीक है। डिजिटल वॉलेट भी अगर आ सकता है तो MCQ में आ सकता है, बाकी अगर आप डिस्क्रिप्टिव पूछोगे शायद मे बी UPI आ सकता है, क्योंकि इसमें कंटेंट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज आपका डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शंस, डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजीज, डिजिटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये सब आप रीड कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली एंड ऐसे फिनटेक लॉज एंड रेगुलेशंस इन इंडिया, जैसे आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सब आपके एक्ट्स बने हुए हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, ठीक है, ये सब आपके एक्ट बने हुए हैं। तो कुछ उसका कुछ कहीं उसका डिसएडवांटेज ना हो, कहीं उसका लॉज एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली कंप्लाइड हो। तो अब इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में जो MCQ है, 2 चीज़ें, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, जो पास्ट MTPs हैं, दैट इज़ 2023 की 2 MTP होगी, प्लस जो 2024 में एक MTP आएगी, वो उस MTP में जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस प्लस जो MCQs दे रखे हैं,
अगर वो एमसीक्यूज जो आपके एमटीपी में उससे रिलेटेड गिवन है वो तो करने, तो आपको एमटीपी के क्वेश्चंस एंड एमटीपी एमसीक्यूज वो कवर करना। आई एम टेलिंग यू स्पेशली फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। साथ ही साथ में जो आपके मटेरियल में जो बैक क्वेश्चंस दे रखे हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो बैक क्वेश्चन जितने जब लेकिन है सेम, ये आपको स्टेबल कॉइन्स के बारे में पूछा गया, आपको डिजिटल फाइनेंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। वो क्वेश्चंस प्लस जिसमें एमसीक्यूज है, तो अगर आप ये कंटेंट जो है आप ये नोट्स करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस वो एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। बट उसे फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। कई बार आपके बैक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। बैक क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब पढ़ना तो आपको यहीं से, बट बैक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके बैक क्वेश्चंस हो गए प्लस बैक के एमसीक्यूज हो गए, इसके साथ आपके एमटीपी के जो क्वेश्चंस और एमटीपी के एमसीक्यूज प्लस साथ में ये नोट्स, तो इससे आपको 7 मार्क्स के चैप्टर से आते, बिकॉज न्यू चैप्टर है, ठीक है। इस 7 मार्क्स का आ सकता है चैप्टर, और प्लस अगर कुछ इसमें कंटेंट आएगा, लाइक सपोज आपके बैक क्वेश्चंस में पूछा गया है स्टेबल कॉइन्स के बारे में, ठीक है। आपके बैक क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टेबल कॉइन्स, बट एग्जाम में आ सकता है वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स। अगर वो आ गया व्हाट इज यूपीआई, तो आपको, और एग्जाम्स में आ गया एडवांटेजेस ऑफ यूपीआई, तो आपको एडवांटेज ऑफ यूपीआई लिखना पड़ेगा ना। तो एडवांटेज ऑफ यूपीआई तो आप नोट से इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर चैप्टर ये चैप्टर न्यू है और आ जाता है एमसीक्यूज में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है, ओके।